हाँ, तो बच्चों, तो ज्यादा बच्चे से लग रही है। मेरी साइड में थोड़े कम नजर आ रही। चलेगी बाकी। हाँ, 2 क्लास हो गई ना। सभी के पास बेटा एनसीईआरटी है। हम्म। तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा, हमने सेल के बारे में, सेल थ्योरी, वो छुट्टी आ गई है। सेल थ्योरी के बारे में बातें की थी बेटा हमने। सेल के बारे में कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है ना, किस किसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो बेटा कैसी थी? एक डेड सेल थी, कॉर्क सेल। देन लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, जो कि फर्स्ट है ना, हम बोले लाइफ सेल के बारे में बात की। और वो बैक्टीरिया था। मैंने बताया था कि वो बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर्ड किया था एक्चुअली, जो बारिश का पानी वानी भर जाता है गड्ढे वड्ढों में, है ना, वो वाला, उसमें से। तो जब कभी मैंने कहा था कि अगर ये आए ना कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, तब भी ल्यूमेनहॉक जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हमने आपने काफी सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे सेल के बारे में बेटा, कि क्यों सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, बेसिक फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो उसके बारे में हमने काफी सारे पॉइंट्स बातें की थी ना। और क्यों सेल होने पर हम लिविंग काउंट कर रहे हैं, या सेल किस वजह से लिविंग है, वो सारी बातें हमने मेटाबॉलिज्म वगैरह की, मेटाबॉलिक रिएक्शन की बातें की। ठीक है ना। और सेल थ्योरी की फिर जब हमने बातें बोली थी, तो आपको याद है कि सेल थ्योरी में हमने पहले दो लोगों का कंट्रीब्यूशन जो इनिशियली, शिलीडेन एंड स्वान, और एक बहुत बड़ा करेक्शन बताया था कि जो स्वान थे वो जर्मन, है ना, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जो कि लिखा हुआ है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एनसीईआरटी में। तो वो एक करेक्शन करना था, क्योंकि सिलिडेन में तो जर्मन बॉटनिस्ट लिखा हुआ है, बट बेटा स्वान के लिए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा था, जो हमने करेक्शन किया था। सही जर्मन है, ठीक है, ये याद रखनी थी। मैंने बताया था कि बेटा सारी ईयर्स आपको ये देखो, वही हम वो कर रहे हैं रिमाइंड, है ना, पीछे वाला जो था हमारा कल का, उसी को हम दोबारा से रिवाइज सा कर रहे हैं। कल मतलब सैटरडे को। तो बेटा आपको याद है कि 1838 में स्वान सिलिडन का था थ्योरी, और 1839 में स्वान। दोनों को कलेक्टिवली सेल थ्योरी बोल देते हैं। जो सिलिडेन थे, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे बेटा, तो उन्होंने प्लांट के लिए एक्चुअली में दिया था ये कंसेप्ट, कि प्लांट जो होते हैं वो सेल के और उनके प्रोडक्ट यानी टिश्यूज के बने हुए हैं। और स्वान ने ये एनिमल के लिए बोली। बट स्वान ने प्लांट के बारे में भी काफी कुछ बताया था, है ना। स्वान ने ये भी बताया कि भाई एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक जो कवरिंग होती है ना मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल वॉल यूनिक करेक्टर है। तो ये पॉइंट दिमाग में छिप जाने चाहिए एकदम साथ के साथ। मैंने कहा था आपसे कि देखो, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट। पता है कौन सा पार्ट बताया था मैंने? हाँ, ये बोलिए बच्चे, हिप्पोकैम्पस लोग या हिप्पोकैम्पल लोग, हमारे फोर ब्रेन का जब आप पढ़ेंगे ना नर्वस सिस्टम जूलॉजी में, तो उसमें हमारी फोर ब्रेन का पार्ट, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बेटा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था मूवी का गजनी, आमिर खान वाली, कि जिसमें उसको चोट लग जाती है ना, तो वो वही हिप्पोकैम्पस पे दिक्कत चोट लगती है उसके,
जिससे कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। बस अभी देखा भूल गया। ऐसे ही हम सब लोगों की एक्चुअली में वो क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को क्या एक दो बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है अच्छे से। कुछ लोगों को थोड़ा बार बार रिवाइज करना पड़ता है, कुछ को एक बार में तो किसी का नहीं रहेगा। आप सोचे कि एक बार हमने देखा क्लास में पढ़ लिया तो हमेशा के लिए नहीं, ऐसा नहीं। हमें ही क्यों याद हुआ पढ़ा है ना। हम जो चाहे ना, मैं तो अपनी तो बात कर रहा हूँ बेटा। कोई भी टॉपिक हो, मैं आके तुरंत तुम्हें सीधे उस दिन स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए घंटों से पढ़ के आने की जरूरत नहीं है। कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का मैं स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो अब मैं तो ऐसे लगता है कि यार है ना, कोई सोचेगा कि सर को कैसे इतनी सारी वैल्यूज याद है, मॉर्फोलॉजी के इतने सारे एग्जाम्पल बिना देखे सर को कैसे याद है सब। मुझे नहीं जरूरत है एनसीईआरटी हाथ में लेने की या कोई बुक हाथ में ले लो, क्योंकि वो है ना, करत करत अभ्यास कठिन जड़ मत हो सुजान। सर, तो बेटा आप देखो कि जड़ मत तक भी वो सुजान होने का मतलब ये है ना, वो कबीरदास का वो है दोहा कि जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिमाग, वो भी अगर बार बार पॉलिश होगी तो वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ही है बेटा, हमारे तुम्हारे पास तो दिमाग है। तो ये बार बार जब पढ़ाते रहे, सोचो स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया होगा तो मुझे भी याद करना पड़ा होगा बेटा, है ना। तो मैं भी, विश्वास नहीं करोगे आप, मैं बताता रहता हूँ इस बात को। बोल दे बेटा जरा उसमें देखना, कोशिश कर, कुछ अगर स्टॉपर तो होगा नहीं उसमें। सबसे पहले जो 2006 में पढ़ाने जाता था ना, ये खोल दे उसको, बंद मत कर बेटा, वेंटिलेशन क्रॉस नहीं हो पाएगा फिर। वो लगा दे कुछ, हाँ डेस्क लगा दे। शाबाश। तो 2006 में स्टार्टिंग की थी पता है, जब मैं 1 घंटे सुबह जाता था पढ़ाने, 1 घंटे शाम की क्लास है कोचिंग में। 2 घंटे पढ़ के जाता था सुबह, 2 घंटे से ना, डिक्टेट करा के आराम आराम से चलता है। यहाँ तो एक टाइम पीरियड में ही कराना होता है, तो आराम से लिखवा लिखवा के, तो कि कहीं कुछ, है ना, यूपी बोर्ड वाले जो शुरुआत में रहे होते हैं तो बड़ा लगता है कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं होता कि माँ के पेट से हर कोई सीख के नहीं हो। आप सब सेलेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं। बस उसका एक ही फंडा में बार बार बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। अगर आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे जाके रिवाइज करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12th में या आपने 10th में आप टॉपर नहीं थे, मत होने दो, टॉपर ही सेलेक्ट नहीं होते, एवरेज बच्चे होनी चाहिए बस। ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई भी आज की दुनिया में वो रील देख के या कुछ वो करके या कुछ होता है ना, बहुत से बच्चे क्या सेलेक्ट जब हो जाते हैं तो वो दूसरों को ज्ञान कुछ ज्यादा देते हैं। अरे हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे ही याद हो जाता था, हम तो पढ़ते ही नहीं थे, ऐसे करके बोलते हैं ना बहुत से। हमने तो बस एनसीईआरटी ऐसे देख लेते थे एक बार नजर नजर से। हम तो अपने आप पढ़े, किसी टीचर से नहीं पढ़े। तो वो ज्ञान वाली बातें होती है बस रियलिटी में, सिलेक्शन के बाद कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है। ध्यान रखना है इस बात को। उसका जीता जागता उदाहरण हूं मैं तो, मैं भी हूं उसका उदाहरण जीता जागता। क्योंकि बेटा 5वीं तक तो मैं उसमें पढ़ा हूँ, गांव की जो नहीं होता प्राइमरी स्कूल, घंटी वंटी वाला, ए आ ई वाला। हाँ, छठी क्लास में एबीसीडी सीखते थे तो हम उस समय। आजकल तो शुरुआत से ही इनमें प्राइमरी स्कूलों में भी आ जाता है। हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं होती थी, इंग्लिश सब्जेक्ट आता था हमारे यहाँ कब से, 6th क्लास, जब हम शहर में जाके पढ़ना शुरू किए। समझ रहे हो ना आप। मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होती थी। कितने अट्ठे 72, हम बोलते थे 9 अट्ठे 72, 9 8 जा 72। अंडरस्टूड। तो ऐसे चलते थे। मैथ पहाड़े बोलते थे हम उसे, पहाड़े, टेबल। बाद में जाने हम क्या, ये तो टेबल होते हैं। अब मैं अपने बच्चों के सामने अगर बोल दूंगा ऐसे कुछ भी, क्या कह रहे हो ये, है ना। इस समय भी आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो शहर में ही पैदा हुए, शहर में वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड में, तो वो तो शुरू से ही इतना ज्यादा वो हो जाता है।
है ना। तो बेटा खैर, बैक टू टॉपिक आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे ना, कि मैं किसान का बेटा रहा हूं, सारे काम मुझे आते हैं खेती बाड़ी के सब करके। अब हाँ, अब भाई तब से फिर उस लाइफ में आगे धीमे धीमे देखी धीमे, तो कभी सोचा नहीं था। मैं सोचा था कि हाँ टीचर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे प्राइमरी के टीचर बन जाए। मेहनत से डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, या आप लोगों को कोचिंग लाइन में पढ़ाते रहे उससे पहले। तो होता ना, कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते। मैं तो बहुत दिया है उसने, भगवान ने। मोर देन सेटिस्फाई रहता हूँ उस मामले में, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। बस आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। पापा मेरे 6th क्लास पास हैं, छठवीं, और माता जी 8वीं क्लास पास हैं। एंड नाउ डे मेरे घर में मेरे भाई, मेरे भाभी या वाइफ वगैरह सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरी दो भतीजी, एक एमबीबीएस कर चुकी डॉक्टर है, हमने पढ़ाई है उसको घर में ही। एमबीबीएस उसका गवर्नमेंट कॉलेज से हो गया इस साल, अब वो जॉब कर रही है गवर्नमेंट में। 80-90 हजार रुपये उसकी सैलरी स्टार्ट हो गई है, और अपना पीजी की तैयारी कर। यूपी में 2 साल का बॉन्ड होता है, आपको 2 साल सर्विस देनी पड़ती है, चाहे पहले दे दो बाद में दे दो। दूसरी वाली का भी सिलेक्शन हुआ है, मेरी भतीजी का, बीच वाले भाई की, जस्ट अभी इसी साल। उसे फर्स्ट राउंड में आगरा कॉलेज मिल गया, एसएन मेडिकल कॉलेज। 558 नंबर थे इस बार। इस बार 558 का नंबर का मतलब तो बहुत ज्यादा था, आपको पता है। दिस टाइम कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की 525 थी, और लास्ट ईयर वो 650 थी, 650। 125 नंबर का अंतर आया। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना। मैं केवल ये आपको इसलिए मोटिवेट करना चाह रहा हूं बेटा, कि आप चाहे किसी भी परिवार से हो, देखो मैं सबको जानता हूं। मतलब मैं ऐसा नहीं हूं कि ऐसा हाई फाई या कुछ कि आपको मैं समझ ना पाऊं, समझ रहे हो ना आप। हर किसी की घर की मैं कंडीशन समझता हूं, वो मैंने जी है लाइफ में। तो आप में से हर कोई अगर आप चाहोगे तो वो बन के दिखा सकते हो। बस अभी ये बात है, मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ी ज्यादा इनका महत्व है। अभी ये बात मैं अगर तुमसे नीट की होने वाला हो लास्ट में कहूं तो क्या फायदा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, जुट जाओ। तो ये जो बातें ना, जैसे मैं पूछा करूं ना अभी 1-2 दिन बाद, तो ये तुम्हें सब याद रहनी चाहिए, कि हाँ सर ये ऐसे था, ये तब की बात है, ऐसे था। समझ रहे हो ना। फिर बाद में आए थे रुडोल्फ विर्चो 1855 में। उन्होंने बोला कि भाई नई सेल आती कैसे हैं, ये सेल आई कैसे मार्केट में, मार्केट मतलब दुनिया में, पुरानी सेल के डिवीजन से। तो ओमनिस सेलुलाई सेलुला की ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मैंने बताया था कि दाल बना दी थी किसने, सिलिडन स्वान ने, और उसमें तड़का लगा दिया था छौंका रुडोल्फ विर्चो ने। बन गई अच्छी वाली दाल एकदम। वही तो होता है। अब उसी दाल को तुम एक ढाबे पे खा लो, या जो भेड़ केलसी लेके खड़ा हुआ है, तो वही आपको 50 रुपए की दे देगा, 4 रोटी दाल। और उसी दाल को 5 स्टार में खा लो आप, दाल तो वही रहेगी, लेकिन वहां पे आपको उसके लिए 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे कम से। ये तो केवल केवल दाल दाल के बता रहा हूँ मैं, बाकी आइटम के नहीं। 5 स्टार में तो है ना। खैर, तो बेटा मैं वापस ये देखिए आ रहा था। अब हम जो लास्ट में बात आपको बता रहे थे कि देखिए शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ये तो मैंने टॉपिक डाल दिया है, लेकिन वो पुरानी बात कर रहा हूं थोड़ा। शेप एंड साइज ऑफ द सेल, तो उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि कौन सी सेल कैसी कैसी अलग अलग शेप की होती हैं, वो बताऊंगा अभी। साइज बताया था मैंने, कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, न्यूरॉन है, लार्जेस्ट ओवम है इंसान में। लेकिन अगर ओवरऑल लार्जेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग। मैंने बोला था कि लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है ऑस्ट्रिच एग। वो एनसीईआरटी में नहीं था वो वैल्यू, लेकिन मैंने बताया था आपको कि लगभग 5 इंच का उसका डायमीटर होता है ना बेटा। और आरबीसी का 7 माइक्रोन के आसपास डायमीटर है, वो एनसीईआरटी में गिवन है, दे रखा है। अच्छा अब हम देखिए, और सबसे छोटी सेल थी माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। 0.1 से 0.3 माइक्रोन का डायमीटर था उसका। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें, हमेशा जो आपको काम आएगा 0.1 टू 0.3 माइक्रोन।
फिर मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोन होते हैं, 1 मीटर में 10⁻⁹ माइक्रोन होते हैं, सॉरी नैनोमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10⁻⁻ एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आगे काम आनी है पूरी सब, तीनों। मिलीमीटर, सेंटीमीटर सब जानते हैं, किलोमीटर, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों में, ठीक है, आती रहेंगी आगे। तो टीचर को जरूरी नहीं कि हर बार उन्हें याद रहे आपको बताने की क्या मतलब है, वो ऑलरेडी ये सोचते हैं कि आपको पता है, हर कोई ये मानेगा, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे होंगे या केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। और बेटा रे, बैक्टीरिया का बताया था हमने आई थिंक कि 1 to 5 माइक्रोन का उसका डायमीटर, 1 से 5। तो मैंने बोला था कि एक जगह एनसीईआरटी में 1 से 2 लिखा है, एक जगह 3 से 5 लिखा है, एक ही पेज पर आगे पीछे, तो हमने उसको 1 से 5 कर रखा। अब देखिए जो शेप की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, ओवल है, राउंड है, पॉलीगोनल है, डिस्क शेप की हो सकती हैं, है ना, इलोंगेटेड हैं, अमीबॉइड हैं। तो ये अलग अलग शेप की सेल्स पाई जा सकती हैं, आप ये मत सोचिए, तभी तो मैंने बना दिया था जब मैंने प्लांट एनिमल सेल आपको ड्रॉ करके दिखाया था कल लास्ट क्लास में, उनके सभी सेल ऑर्गेनेल्स बताए थे। तो ये अलग अलग शेप हो सकती हैं, आप बिल्कुल फिक्स मत जाइए कभी। अगर क्वेश्चन अब आता है स्टेटमेंट आपको बन के, बोला वो एनसीईआरटी का ही जाता है बेटा, बन के आता है, ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल आर पॉलीगोनल इन शेप, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। मेरी बात समझिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं, सारी सेल्स पॉलीगोनल होती हैं शेप में। तो भले पॉलीगोनल एक शेप होती है, लेकिन फिक्स कभी नहीं होता शेप कि सारी ही सेल पॉलीगोनल होंगी। देखें आप डायग्राम में वो बना रखा है अलग अलग शेप का एनसीईआरटी ने, या कोई सा भी एक, जैसे आप तो बच्चे तुम में से कुछ क्या सोचेंगे, सर आपने तो बताई थी कि शेप होती है ये, तो एक लिख के आ तो गया, तो उसके शब्दों पे जाइए, उसने बोला ऑल सेल्स, गलत हो गया, या फिर ओनली लिख के आ जाए ओनली, तो गलत हो गया। और अगर ये आया कि सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स लाइक दिस तो सही हो गया स्टेटमेंट। तो ये समझने की बहुत बड़ी बात है कि उसी स्टेटमेंट को आप, है ना, कोई सा भी नाम आ जाए एक अगर, तो गलत, और अगर ये सारे या कुछ ऐसे आ गए, दो चार भी आ गए एटसेट्रा करके, तो भी सही। या उसने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, सही स्टेटमेंट, वहां हम मार खाया, बहुत क्लोज क्लोज बातें होती हैं। तो ऐसा होता है हमें आते हुए भी ना बेटा, और हम गलत कराते, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ने की, रटने की क्षमता होती है, बस वही मार कर देती है। चलिए, अब देखो जैसे ये एनसीईआरटी वाला पेज एक बना हुआ बेटा, पेज है एक, उसमें आप सभी लोग देखेंगे, पेज नंबर बेटा पता नहीं, अलग अलग साल के अलग अलग बुक होती है, 127 है बस, हिंदी इंग्लिश की बुक में देखना, ये वाला। तो आप देखें इसमें अलग अलग शेप आपको दिखाई दे रही है ना, जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, पहले कौन सी है, आरबीसी है, देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम भी हो उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होता है तुम्हें, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में भले ही मैटर एनसीईआरटी से बाहर का भी पॉइंट आ जाते हैं क्वेश्चंस, पहले तो बहुत आते थे, और दोबारा से इस बार जो पेपर आया बहुत अच्छा लेवल का आया, लेकिन डायग्राम एनसीईआरटी के आते हैं, या वो खुद से ड्रॉ करके इमेजिनरी ऐसे बनाएंगे, किसी दूसरे बुक के डायग्राम्स नहीं आते पहले, ध्यान रखें इस बात का। तो बेटा आरबीसी बना के दिखा रखी है आपको, इकट्ठी सी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, हमारा जो ब्लड होता है, आप जूलॉजी में क्या चल रहा है, अच्छा टिश्यू हो गया था, ठीक है। तो उसमें जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे ना आप, तो आप पढ़ेंगे जैसे ब्लड, तो जो ब्लड है हमारा रक्त है, उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट।
है ना बेटा। एक प्लाज्मा वाला पार्ट है जो लिक्विड वाला पार्ट है पोर्शन, और लगभग 55%, हाँ 55 ही है देख लेना, 55% प्लाज्मा है और 45% वो ब्लड सेल्स है। तो जो ब्लड सेल है ना बेटा, वो तीन टाइप की होती है आपकी भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कार्प सेल्स बोलते हैं। तो ये यानी वो भी अलग अलग टाइप की देख लो। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि पिछली क्लास में कि हमारे ब्लड का मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करना और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। डाइजेशन के बाद में जो एब्जॉर्ब होके ब्लड में खाने पीने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर के जाता है, और ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन लेके जाता है। मैंने बताया था, एक बच्चे से बात जब हो रही थी, मैं बोला था कि हम कुछ नहीं है, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी ना, कि हम कुछ नहीं है, हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, सब कुछ सेल्स है। हर एक सेल अपना सब कुछ कर रही है, खाना पीना। तो वहां तक सेल टिश्यू तक पहुंचाने वाला कौन है? कैरियर ब्लड। ऐसी प्लांट में, अभी आपने एनाटॉमी पढ़ी थी, प्लांट टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, वास्क। तो ये वेस्कुलर शब्द तभी तो आया। वेस्कुलर टिश्यू उसको कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट कराता है चीजों को। हमारे अंदर वो वास्कुलर टिश्यू ब्लड है, प्लांट के अंदर वो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम पानी लेकर के जाता है सारे बॉडी पार्ट्स को, और फ्लोएम फूड लेकर के जाता है बेटा। वहां ब्लड नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो आरबीसी है ना, ये मतलब देखो, भगवान ने उस हिसाब से, या मतलब जो भी पैदा करने वाले ने उस हिसाब से बनाया हुआ सारा सिस्टम, कि ये बाई कॉनकेव है, चपटी है, पिचकी हुई है। कैसी है? बाई कॉनकेव। आप जानते हैं ऐसे सोलन होती है ना जब उभार वाली, तो कॉन्वेक्स सरफेस होती है। पिचकी वाली सरफेस होती है, कॉनकेव होती है। तो कॉनकेव पिचकी हुई है ये। और बेटा कैसी है? वो वाले राउंड टाइप की है, और पाई कॉन। पता है इनमें ना तो न्यूक्लियस होता, जो आप पढ़ेंगे आगे जानेंगे, न्यूक्लियस ही नहीं होता इन सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। मतलब इन्होंने ज्यादातर खाली है ये, है ना। डेड नहीं है, लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म है। तो ये पिचकी हुई इसीलिए है क्योंकि आप एक बात बताओ, किसी भरे हुए बलून है, एक भरा हुआ बलून है ना बेटा, गुब्बारा। तो भरे हुए बलून में ज्यादा हवा भर पाओगे, या खाली पिचकी में ज्यादा भर पाओगे? है ना। तो बिल्कुल ये समझिए आप कि अगर ये ऑलरेडी भरी हुई होती, जैसे कोई कहे कि तुम्हें कि पिचकी हुई बाई कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि अगर ये बाई कॉन्वेक्स होती, कॉनकेव है ना ये, तो कॉन्वेक्स अगर होती फुली हुई, तो उनमें ऑक्सीजन कैरियर नहीं कर पाती ऑलरेडी, क्योंकि जगह ही नहीं थी। अब चूंकि पिचकी हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे, इनका हीमोग्लोबिन। तो बढ़िया बात आई। तो ये इनकी बेटा शेप वगैरह है उसी टाइप से। ऐसी डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है। कैसी होती है डब्ल्यूबीसी? अमीबॉइड है बेटा उनकी शेप, इस टाइप। अलग अलग टाइप की, मतलब क्योंकि ये भी अलग अलग टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी। आप उसी चैप्टर में जाओगे, जाओ पढ़ोगे आगे, ब्लड सर्कुलेटरी में, तो अलग अलग शेप वगैरह। और देखिए जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन इलोंगेटेड ब्रांच बना हुआ होगा, देखो कुछ ज्यादा ही फैला रखा है चारों तरफ को। अब एक्चुअली में परेशान मत होना, क्योंकि न्यूरॉन अलग अलग शेप के होते हैं वो भी, क्योंकि डेंड्राइट्स वगैरह निकले होते हैं सेल बॉडी से, देन एक्सॉन जा रहा होता है, तो प्रोसेस काफी सारे होते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है दिखाई दे जाए। पॉली मतलब टाइप का, ये मल्टीपोलर टाइप का है। पॉली जिसके ब्रांचेज हैं, है ना, काफी सारे, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, चारों तरफ को डेंड्राइट निकले होते हैं, एक बड़ी सी ब्रांच जो कि एक्सॉन होता है। और देखो क्या बना है, देखो ट्रैकिड बना हुआ है, ट्रैकिड दूर से दिख रहा है मुझे। ट्रैकिड बोले तो जो अभी आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ट्रैकिड वेसल्स, ये जाइलम के कंपोनेंट होते हैं। जो जाइलम होता है प्लांट में टिश्यू, उसमें वेसल्स होती हैं, पढ़ाई गई थी नहीं अभी पीछे एनाटॉमी में। ट्रैकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये बेटा जाइलम के पार्ट है। और फ्लोएम के पार्ट होते हैं पैरेन्काइमा, फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपनीज। देखिए मैं बताऊं,
एनाटॉमी में अब आपके जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट, किससे स्टार्ट है मुझे नहीं पता, जो भी पढ़ाया गया आपको, लेकिन कायदे में उसकी भी नॉलेज आपको थोड़ी रखनी है। ये मत सोचना कि टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट है एनसीईआरटी में तो बस टिश्यू सिस्टम से पढ़ना है हमको, नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ भी गायब कर दिया आपको, बस केवल टिश्यू सिस्टम, डाइकॉट मोनोकॉट वो बस उनका वो दे रखा है, आगे का गायब कर दिया, पीछे गायब कर दिया। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं खुलेआम इस बात को बोल रहा हूं। पता नहीं डिसाइड करने वाले लोग सिलेबस या जो भी एनसीईआरटी में काट छांट करती हैं उनका क्या स्टेटस है माइंड का, बिकॉज आप समझ रहे हो ना, ये वो वाली बात हो गई कि बच्चे को 9 तक मत पढ़ाओ, सीधे 10th में एडमिशन दिला दो, पैदा होने के बाद में सीधे 10th में एडमिशन दिला दो, वरना उसे एमबीबीएस की डिग्री दिलाओ और भेज दो, जा हो गया डॉक्टर बन गया तू 10th करके। कैसे? नींव मत भरो मकान की, मकान चिन दो, वो गिरेगा ही वो तो। यार तुम अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तुम टिश्यू सिस्टम पढ़ोगे तो टिश्यू नहीं पढ़ोगे क्या, जिनसे बन के टिश्यू सिस्टम यार बना है। तुम वहां पे डायकॉट मोनोकॉट सब पढ़ रहे हो कि पेरन कायमा कोलन कायमा जालम फिल्म, जबकि वही कोर्स हटा दिए तुमने, सीधे टिश्यू सिस्टम से स्टार्टिंग कर दी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और है ना, तुम बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। नहीं तो आप पढ़ते थे पेरन कायमा कोलन कायमा स्पिनल कायमा जालम फिल्म, ये सब चीजें पढ़ते थे बेटा, वो आपको अभी भी पढ़नी है, मेरी बात दिमाग से सुन लेना। अगर कोई चैप्टर आपका टोटली हट गया है जो आप लोगों ने पढ़ा था पहले, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है मान लो, बिल्कुल हट गया, तो अगर कोई चैप्टर पूरी तरह से हट गया है तो उसको तो आप मत पढ़िएगा, मैं हमेशा ये बोलता हूं नीट के बच्चे के लिए। लेकिन अगर किसी चैप्टर के अंदर से कुछ चीजें हट गई हैं तो बेटा रे उनको आप जरूर पढ़ें, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, टीचर बनाते समय ध्यान नहीं रखेगा पेपर, तो खैर। तो ये ट्रैकेड एलोंगेटेड है बेटा, ऐसे ही देखिए कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं, है ना, वो आप देख रहे हो कि ऐसे टॉल सिलेंडर लाइक सी और एलोंगेटेड सी दिखाई दे रही कॉलम जैसी। और और कोई कौन सा रह गया, बीजोफिल सेल हैं, वो आपको राउंड ओवल दिखाई दे रही हैं। प्लांट की बीजोफिल सेल होती हैं एक्चुअली में, जो लीव्स है ना, ये इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस जो करने वाली सेल्स हैं वो मीजोफिल सेल ही होती है। जो भी आपको पत्ती दिखाई दे रही है इनके अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत सारे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी प्लांट का और कोई पार्ट, उसके जो ब्रांच है या उसका जो तना है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, लीव्स करती, ध्यान रखें। और लीव्स में भी मीजोफिल सेल्स की वजह से होता है, स्टोमेटा नहीं करता, गार्ड सेल नहीं करती, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस कभी नहीं कर सकती बेटा, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती है। लीफ की सरफेस पर ही है स्टोमेटा, उसके दोनों ओर होती है गार्ड सेल्स, बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम आगे बढ़ रहे थे आपके लिए, अब आगे ये शेप साइज के बारे में बातें हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो पहले प्रोकैरियोट का आपको एलोबरेट करके बताएंगे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में है और थोड़ा सा बेटर, बट उससे पहले हम जान ले कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या अंतर होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है बेटा, तो वो नोट करेंगे आप। नाश्ता वास्ता कराया तो सुबह, तो बेटा जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि पुराना न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप का।
हाँ, है ना, जो पहले आए दुनिया में। तो ये प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पहले आने वाले हैं। और जो यूकैरियोटिक है उनका यूकैरियोन, इसका मतलब ये है कि वो ट्रू न्यूक्लियस वाले हैं बेटा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। हाँ नहीं, बताता रहता हूँ, और कुछ टर्म तो इंग्लिश में जरूरी है ना, वो टर्मिनोलॉजी। हाँ। तो बेटा हमने क्या लिखा कि इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है, ट्रू का मतलब यहाँ पे कोई वो झूठा सच्चा ऐसा नहीं है ना। फॉल्स और ट्रू का मतलब यहाँ पे ये है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। कि आखिर बेटा ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या चक्कर है ना, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, वहां प्रिमिटिव है। तो क्या मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस का, मतलब क्या अंतर है न्यूक्लियस में। शाबाश, बिल्कुल सही, शाबाश। और कोई बात। शाबाश, बिल्कुल, बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छे। और क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम बेटा। गौरव। तो तुम्हारा पाया। ऐसे ही देखो नाम पता चलेंगे धीमे धीमे बच्चों को। और बताओ बेटा, कोई और कहो कुछ। नहीं, न्यूक्लियो प्लाज्म तो होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, देखो, हाँ मैं यहाँ पे, ये मत बनाना, ये रफली ऐसे बता रहा हूँ साइड में, ठीक है। कि जैसे एक न्यूक्लियस होता है ना, जो ये न्यूक्लियस होता है, आगे हम पढ़ेंगे। उस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री है, और एक छोटा सा बच्चा, ये न्यूक्लियोलस और होता है। उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर और होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये तो ऐसे रफली बता रहे हैं, क्योंकि डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, पूरे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना बेटा अच्छे से। अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, ये सब होता है। तो जो प्रोकैरियोट हैं, उनके पास ना तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप, यानी जैसे रूम है, तो रूम की बाउंड्री ही नहीं है। तो किस बात का रूम है ना, डेस्क वेस्क रखे हुए हैं, बाउंड्री नहीं है साहब, खुले में रखे हुए हैं। और ना ये उसके अंदर एक छोटा सा जो स्फीयर है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी नहीं। समझ गया बात को। तो बेटा रे, यहां लिखेंगे आप, दे आर, हाँ, दे आर मतलब बहुत ज्यादा बिखरा नहीं होता, ऐसे रहता है एक जगह पे ये थोड़ा। और जैसे देखना, ये डेस्क रखी हुई है, दीवार नहीं हो तब भी यहीं रखी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि एक डेस्क वहां कोने में, एक वहां कोने में, एक उधर है, ऐसा तो नहीं है ना। ये अंदर है। बिल्कुल ऐसे पूरी तरह स्कैटर्ड भी नहीं, पूरे साइटोप्लाज्म एक जगह पे है। बताएंगे उसका कारण भी। देयर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज, ये बी सी ओ जेड है ना बेटा, ये बिकॉज है। तुम जैसे चाहो ऐसे लिख लेना, क्योंकि वहां पे हमें कोई थ्योरेटिकली लिखना नहीं है, ठीक है। बिकॉज
इट लैक, लैक्स का मतलब होता है इसके पास नहीं होनी। इट लैक, कहीं किसी चीज की जैसे कुछ समझ में नहीं आया, अगर हिंदी में पूछना हो तो पूछ लेना, जितना मुझे बेटा आता होगा बता दूंगा तुम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस नहीं होता। अच्छा सुनो, अभी दूसरा नहीं, और थोड़ा सा नीचे और लिखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता है ना, लिखना बेटा। इट इज कॉल्ड, या इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी में लिखेंगे सेकंड वाले पॉइंट में, प्रोकैरियोट में लिखना भी, प्रोकैरियोट वाली साइड में लिखना भी, वहीं पे सेकंड पॉइंट में। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, NuClEOID, न्यूक्लियोइड, और फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियोइड और फॉल्स न्यूक्लियस। और एक और नाम लिख देना, एक और नाम क्या लिखेंगे देखो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। एक ही बात है, INCIPIENT, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोइड आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड और फॉल्स न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट का मतलब भी बेटा होता है कि जो अच्छी तरीके से बना हुआ नहीं है, जो कि इल डेवलप्ड यानी वेल डेवलप्ड नहीं है। इंसिपिएंट का क्या मतलब है, जो वेल डेवलप्ड विकसित नहीं है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, तो इनका बातों का मतलब भी हमें पता रहना चाहिए। यहां बेटा वैसे तो हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां लिखेंगे दे हैव, मतलब दे आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ही पता है, न्यूक्लियस, जैसे एक लड़का, लड़के, बहुवचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर प्लुरल, है ना। तो ऐसे ही न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियाई। अब देयर मतलब बहुत सारे तो है ना, देयर न्यूक्लियाई हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ये बात मैंने पहले बोली दी थी कि वेल डिफाइंड है। ठीक है बेटा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर। तेरा बेटा नाम क्या, जोआ, क्या नाम, जोया, जोया, देख ले कुछ कुछ तो याद था। लिख दिया। अब जैसा कि बच्चे ने एक बोला था, बहुत अच्छा पॉइंट, जो आप लोग देखिए जो ज्यादा फेमस बातें हैं वो दो रहती है। एक तो न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है इनमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता। और एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, जो ही बच्चे ने बताया था, है ना, कि पायल ने, कि सर इनके पास में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके ऊपर बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री लेस, यानी कि ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बाउंड्री नहीं पाई जाती।
एटसेट्रा कर दिया, मतलब गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते मेम्ब्रेन बाउंड। क्योंकि मैं एक आपको मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, मेम्ब्रेन वगैरह, एक शब्द होता है बायो मेम्ब्रेन, है ना। तो बायो मेम्ब्रेन, बेटा जो सेल, देखिए एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स की भी मेम्ब्रेन होती है, उनको बायो मेम्ब्रेन बोला है। और इधर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड, 8%। ठीक है, नाम देने की जरूरत नहीं है ज्यादा बढ़ाने की। हाँ, ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल में वो छोटी होती है इसमें। और देखिए, इसके अलावा, इसके अलावा और क्या कहना चाह रहे हो? साइज वाइज तो चलो बात मान ली हमने, लिख देंगे। डिवीजन की सब संख्या में ज्यादा होगी सर, जल्दी डिवाइड करते हैं। और एक्चुअली में राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम मैंने बताया भी था जब ओवरव्यू कल दे रहा था मैं लास्ट क्लास में, कि और अभी बताएंगे, डिटेल में जाएंगे अभी तो। अभी आप ये समझो कि आपको बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है ये। क्योंकि मैंने आपको कल बोला भी था लास्ट क्लास में कि ये चैप्टर हमारे कोर्स में अभी इस बार कई लेक्चर का है ना, तो सारे हम सेल ऑर्गेनेल्स भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिकर नॉट। तो पता है, राइबोसोम भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम जो होता है वो ऐसा एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने वाला, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। तो राइबोसोम दोनों में है, ये एक बड़ी बात है कि दोनों में, प्रोकैरियोट यूकेरियोट में राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन बेटा उसके साइज का थोड़ा अंतर, थोड़े छोटे होते हैं इसमें प्रोकैरियोट, और यूकेरियोट में थोड़े बड़े होते हैं। वो बताएंगे आपको बाद में कि वो क्या चक्कर है, उसका साइज का, एस का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहां पर होते हैं 70s राइबोसोम्स, और यहां पर होते हैं 80s। कभी कभी 70 भी दिख जाते हैं, बताऊंगा मैं आपको बात वो। लेकिन जनरलाइज बात ये होती है यूकेरियोट में 80s। जो देखिए डीएनए है, अब आप जानते हैं डीएनए तो होगा ही ना यार, प्रोकैरियोट में भी होगा यूकेरियोट की तरह डीएनए। तो जो डीएनए है उसमें कुछ अंतर दिखता है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में? बताइए। हाँ बिटिया, बताओ। किससे? नहीं नहीं, वो बात तो ठीक हो गई। वो तो हम बोल चुके हैं कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा वो कहना चाह रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं, वो वाली बात तो हो चुकी है ऑलरेडी। दीवार वाली बात तो हो गई कि दीवार है या नहीं है, पैक। हम जो पैकिंग वाली बात है ना, बैठ जाओ, वो वाली बात ये है कि डीएनए हम लोगों में, यूकेरियोट में एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन होती है इससे। डीएनए का नेचर होता है एसिडिक, एसिडिक नेचर, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एसिडिक बेसिक। और नेगेटिव चार्ज का होता है डीएनए, चार्ज होते हैं ना केमिस्ट्री में, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज। तो उसको स्टेबलाइज या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे डीएनए के साथ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन पाई जाती है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। और बेटा वो बेसिक होती है नेचर में, बेसिक मतलब एल्कलाइन, आप जानते हैं। हाँ बेटा, ये बताओ,
कितनी पीएच होती है जिसे हम बोलते हैं एसिड, अम्लीय, क्षारीय जो बोलते हैं ना, एसिडिक बेसिक, कितनी पीएच को बोलते हैं? शाबाश बोलो। हाँ। हाँ, खड़े होके बोलते हैं वैसे। हाँ। हाँ, क्षारीय होती है। और सात वाली तो न्यूट्रल होती है ना? बोल देते हैं वाटर की, बोल देते हैं। तो सही कह रहा है बच्चा। तो सात से नीचे वाला एसिडिक मीडियम होता है ना, सात से ऊपर बेसिक है, एल्कलाइन, क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय। ठीक है। कहीं भी ये तो बहुत यूज होने वाली चीज है। और देखो एक और हमेशा याद रखना, ये एच आयन की कंसंट्रेशन पे मैटर करती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको कनेक्टेड रहनी चाहिए, बायोलॉजी पूरी कनेक्टेड है। ये नहीं है कि एक बात यहाँ आ गई तो उसका आगे तक कहीं कोई यूज ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। एच आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन आयन का, तो पीएच डाउन हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कहीं लिखा हुआ हाई एच आयन, समझ जाओ लो पीएच। और कहीं लिखा है लो एच आयन, समझ जाओ हाई है। मिलेगा। अभी ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे ना जूलॉजी में, वहां भी आएगा पीएच का, एच आयन का मामला। खैर, तो अब बात ऐसी है, तुमने ये बात तो बोल दी कि साहब, अरे यार, ये हिस्टोन प्रोटीन होती है साहब, बाइंड करती है। एक बात और बता दूं, डीएनए के साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए के साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन है पैकेजिंग में जुड़ी हुई, तभी उसको क्रोमेटिन नाम देते हैं। बहुत बड़ी, ध्यान सुन लेना मेरी बात। क्रोमेटिन या क्रोमोजोम नाम जो देते हैं ना हम लोग, वो तभी देते हैं जब हिस्टोन प्रोटीन अगर प्रेजेंट है। अगर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो क्रोमोजोम या क्रोमेटिन नाम नहीं दिया जाता। आगे तक काम आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए रियलिटी में प्रोकैरियोट में क्रोमोजोम भी नहीं बोला जाता, प्रो क्रोमोजोम शब्द दिया जाता है। उसका जो डीएनए है वो क्रोमोजोम भी नहीं बना रहा, क्या बना रहा है? प्रो क्रोमोजोम। जबकि ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सर उसके पास हिस्टोन नहीं है डीएनए के साथ, तो हिस्टोन नहीं है तो फिर उसका डीएनए क्या, उसका भी तो डीएनए एसिडिक ही है, तो उसके डीएनए को कुछ तो, कोई स्टेबलाइज करने को कुछ तो चाहिए ना। चलो हमारी तरह इतनी पैकेजिंग इतनी बेहतरीन नहीं होती उसकी, लेकिन कुछ तो चाहिए। तो बेटा रे, उसके अंदर भी कुछ बेसिक प्रोटीन होती है हिस्टोन की बजाय। कोई जानता है उनका नाम? हिस्टोन नहीं होती, कोई दूसरी प्रोटीन होती है जो उसके डीएनए को संभाल के रखती है, स्टेबल करा के रखती है। ये तो बहुत टाइम है। और ये क्या किया जाए, इसको थोड़ा साइड में किया जाए, ये जल्दी आ जाती है नहीं आती, पता कुछ नहीं है। इसको बेटा उधर से बाहर से खोल के आना जरा, देखना है खुला हुआ है क्या, अगर हो तो खोल लेना। ओए रेंदे 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 आजा भाई, किस्मत अच्छी है। तो बेटा रे, क्या लिख रहे थे जरा देखो, तीसरा पॉइंट था, चौथा था, पांचवा पॉइंट था नहीं, फोर्थ वाला नहीं हुआ अभी। अच्छा राइट, सुना अब फिफ्थ वाला पॉइंट लेके पांच। क्या ब्याह शादी हो रही है भाई, ये क्या चक्कर है? पहले तो पीसी लिख के आता नहीं था यार।
आएगा अपना प्याज कुछ। क्या साइड से? नहीं, ये तो ठीक है, यही आता था पहले। इस बार वो उसका शुरू हो गया। चलिए। तो बेटा रे, फिफ्थ वाला पॉइंट लिख रहे थे, हम लिखेंगे आप। लिख तो नहीं दिया? अरे यूके रोड के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। पहले तो प्रोकैरियोट वाला कॉलम है ना। देखिए, ये बड़ा बड़ा सा मैंने लिख दिया है। आप जरा समझे कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसीलिए डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम बना रहा है बेटा। प्रॉपर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम नाम आप नहीं दे सकते, ये बताऊंगा क्यों नहीं दे सकते, है ना। ठीक है। एक्चुअली में क्रोमेटिन एक थ्रेड होता है। वही थ्रेड आगे जाकर जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसी थ्रेड से एक काफी थिक क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं ना बेटा, उसी से क्रोमोसोम बन जाता है, एक ही बात है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 नैनोमीटर का डीएनए, जो डीएनए का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर,
और उससे 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर थिकनेस का क्रोमोसोम बनता है। यानी डीएनए थ्रेड कितना पतला है, या क्रोमेटिन 10 नैनोमीटर का 10। और आप देखिए 10 से 1400 तक जा रहा है थिकनेस। यानी जैसे ऊन नहीं होती एक, जो सिलाई वाली या वूल होती है, वूल ऊन, तो ऊन का गोला सा होता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक गोले में तो इकट्ठी एक जगह पर है, और उसे खोलने लग जाए तो ऊन कितनी लंबी हो जाएगी। ऐसे ही आप समझो कि जैसे ऊन की मोटाई है, तो वो तो हो गया क्रोमेटिन, और पूरा गोला जो हो गया वो हो गया क्रोमोसोम। तो उसकी लंबाई कम होती जाती है क्रोमेटिन की, और थिकनेस बढ़ती जाती है बाद में। ये हो, ठीक है। तो खैर अब सुनिए, इसी में एक काम और करिएगा आप, नहीं तो अगली वाले पे नया पॉइंट लिखूंगा, यहीं पर आप एक पॉइंट और क्या लिख देंगे। छोटा मोटा रहने दो, ज्यादा छोटा करने की जगह है ना। चक्कर क्या है बेटा, तुम्हें यहाँ पे छोटा तो कर देती है, फिर वहां पे ना ऑनलाइन में वो दिखता नहीं है बच्चों को, वो छोटा करके जैसे कर देते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझ के ये बड़ा बड़ा सा क्यों लिखता हूँ, आप समझ रहे हो ना। तो जो वहां पे बच्चा देखता है उसे वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसका ही ये तो लिख लिया ना आपने। चलिए, तो देखिए इसी का पॉइंट मैं आगे कैरी कर रहा था, जो फिफ्थ वाला था। दे हैव बेसिक प्रोटीन्स, पॉलीएमाइंस, कुछ ना कुछ तो होगा भाई इनके पास भी, इन प्लेस ऑफ हिस्टोन्स। इसीलिए तो स्केटर्ड नहीं रहता, बहुत ज्यादा छितरा हुआ नहीं रहता मटेरियल, ठीक है। अच्छा, पॉलीएमाइंस लिख देना हिस्टोन की जगह पर। छठा जो पॉइंट है, देखिए जो हमारा डीएनए है वो बेटा हेलिक्स के फॉर्म में होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और कैसा होता है बेटा, लीनियर या हेलिक्स के फॉर्म में होता है, हेलिक्स। ऐसे जो आप देखते हैं घूमता हुआ सीढ़ी भी होती है ना, कुछ घूमती हुई। अच्छा, मैं जहां रहता हूँ यहाँ सहारनपुर में एक्चुअली, मैंने ले रखा है रेंट पे एक मकान से क्वार्टर। तो बेटा वहां पे जो हमारे मकान मालिक हैं, लैंडलॉर्ड है, उनके मतलब अंदर से ना, घर से एक मेन जीना है एक, तो थोड़ा सा, और एक बाहर से ही वो लोहे का बना हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे सर्कुलर है ना, बिल्कुल मुझे डीएनए की याद दिलाता है वो, जब भी मैं उसको चढ़ता उतरता हूँ। अब भाई जो जिस सब्जेक्ट का बंदा होता है उसी हिसाब से सोचता है वो एक पिलर सा खड़ा है लोहे का बड़ा सा, एक्सिस, उसके चारों ओर वो ऐसे सीढ़ियां घूम रही हैं। अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई, जल्दी जल्दी उतर जाता हूँ, चढ़ जाता हूँ, और शुरू शुरू में बड़ा ध्यान रख रख के, क्योंकि आप हर बार जब स्टेप, एक एक स्टेप जब आपका जा रहा है ना, तो एंगल पे जा रहा है एक। बताओ कोई बच्चा होता है कितने डिग्री के एंगल पे पड़ रहा है हर बार स्टेप। डीएनए में हर एक स्टेप कितने डिग्री के एंगल पे पड़ता है, 36 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा टर्न होता है, और 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, हेलिक्स में। जब आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th में, तो उसका आप पढ़ेंगे डीएनए का, तो 360 डिग्री का एक टर्न है, और उसमें जो बेस पेयर है ना, वो 10 बेस पेयर आते हैं एक टर्न में, एक हेलिक्स में। तो 360 को डिवाइड करो, 10 से भाग दो, 36 डिग्री। हर बार जो एंगल आया वो 36 डिग्री का आया, जैसे ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऊपर भी चढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो वो उसको स्टेबिलिटी दे रहा है एक प्रॉपर, एक एक्सिस कह रहा हूं। खैर, हर चीज में इंटरेस्ट लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप सोचो क्या बातें हो रही हैं, क्या बोरियत पढ़ रहे हैं हम लोग, पता नहीं, है ना। क्योंकि अगर जिसने भी ये सोच लिया, जैसे अभी ये यहाँ पे सोया हुआ पड़ा था, वो आए पीछे से ये लड़का। अब मैं तो ज्यादा नहीं कहता कि क्लास में मेरा काम यही थोड़ी है कि जगाने जगाने का है, भाई मेरा काम है पढ़ाने का। कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अलर्ट रहें, क्योंकि भला तो उनका तभी होना है, बाकी कुछ नहीं होना।
कोई तुम्हें मीठा मीठा बोलता रहे, अरे तुम तो अभ्युदय क्लास जा रहे हो भाई, नीट की कोचिंग कर रहे हो, नील बेटा सन्नाटा हो जाना, कुछ नहीं होना। जो बच्चे ये काम करते हैं, आए, टाइम पास करके और अपना बैग लेके ऐसे ही चले गए। क्या तुम कोचिंग कर रहे हो, ये तुम्हारे नाम के आगे लग गया तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो सकता। अगर कोई मेहनत से उसे पढ़ रहा है, क्लास में ग्रहण कर रहा है जो चीज बताई जा रही है ना, तो बेटा तब कभी कभी होता है कि तबीयत भी खराब होती है, कभी कभी नाश्ता वास्ता नहीं करके आया होता बच्चा, तो कोशिश किया करो कि अपना इन चीजों को तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, है ना, कि कहीं रास्ते में कुछ खा लिया या पैक करके कुछ लिया है, या जैसे ये अडेप्टेशन करना पड़ता है बेटा। मैं खुद कर रहा हूँ यार, मैं अकेला रहता हूँ, मैं खुद करता हूँ। कभी ओट्स खा लिए, कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लिए दूध में, कभी दलिया बना लिया, कभी बाहर से पैक करा के ले गया, दो पराठे आलू के, कभी घर पे बना लिए रोटी, कभी कभी। डेली नहीं बनती मुझसे रोटी वोटी, ठीक है, ऐसे गर्मी में लौकी बना ली, सब्जी बना ली, ऐसे बना ली, तो ऐसे करता हूं मैं। पेट तो बनना ही पड़ेगा ना यार, और हेल्दी भी खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका कैसा है, डेली बाहर खा लिया करो, समोसा खा लो, गोलगप्पे खा लो, दही वल्ला चाट खा लो, ये आइटम कभी कभी के हैं। तो देखिए, मैं यहां पर बता रहा था बेटा, इनका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड तो है, ध्यान रखना, दो थ्रेड वाला ही डीएनए इनका भी हमारी तरह है, लेकिन सर्कुलर डीएनए, हेलिकली कॉइल्ड नहीं है, सर्कुलर होता है। ध्यान में आगे इस तरीके से बोला जाएगा इसको, क्या शब्द बोला जाएगा? डीएससी डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो ऐसे ये यूज होता रहेगा आगे बायोलॉजी में, आप फिर परेशान ना हो। और अब आपकी थोड़ी क्लास भी लंबी हो जाती है तो है ना, तब भी कुछ बच्चों को होता है, बट आदत रहनी चाहिए, ज्यादातर कोचिंग्स में क्लास चलती हैं तीन तीन तो। ठीक है ना, वो पॉइंट भी ले लिए छोटे छोटे दो। हालांकि एक पॉइंट और आ जाता है ऐसा, ये बात अलग है कि मैं उसको बता चुका इन्हीं बातों में, कि यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है।
या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होता है, डबल मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है बेटा कि जैसे बाउंड्री तो दोनों में है, सेल के ऊपर तो बाउंड्री दोनों में है, जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में, प्रोकैरियोट में भी है और यूकेरियोट में। और लेकिन अब जैसे एक है कि एक आपने देखा कि मकान है, प्लॉट है, उस प्लॉट की बाउंड्री है, प्लॉट की बाउंड्री हो रखी है। और एक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे तो कनेक्टेड इसका नहीं, ये तो ठीक है, क्योंकि इसकी बैटरी वो हो जाती है, नहीं पकड़ता तो बंद हो जाता है चार्ज, फिर गड़बड़ हो जाती है, उस केस में फिर टोटली चल नहीं पाती। अरे जो बच्ची थी, तो बेटा रे देखिए, एक प्लॉट है उसकी बाउंड्री है, और एक है कि उसकी बाउंड्री तो है ही है, वो घर बना हुआ है पूरा, उसके अंदर कमरे बने हुए हैं, तो कंपार्टमेंट हो गए नहीं हो गए। तो ऐसे ही यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, मतलब उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर भी तो कई मेम्ब्रेन वाले कंपार्टमेंट हैं, प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं हो। तो चलिए, लिख लिया यहां तक आपने? कौन सा नंबर है जरा बताना। बात है नहीं लड़कियों। ठीक है, इनमें वो कंपार्टमेंट्स या सारे मेम्ब्रेनस हैं, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और इनमें सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, यानी कि प्रोकैरियोट कौन कौन से हैं, यूकेरियोट कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया,
माइकोप्लाज्मा या ब्लू ग्रीन एलगी लिखते हैं ना। साइनोबैक्टीरिया या बेटा बीजीए एक ही बात है। ब्लू ग्रीन एलगी, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा, ठीक है। ये सब आते हैं इसमें प्रोकैरियोट। यूकैरियोट के एग्जाम्पल में कौन आएंगे बेटा? और हाँ, ह्यूमन बीइंग तो एनिमल में आ गए। ह्यूमन बीइंग क्या अलग है एनिमल से? एनिमल ही है। बस ये अंतर है, किसी को अगर हिंदी में बोल दो तुम जानवर हो तो उसे बुरा लगेगा। सर हमने गाली दे दी, हमें जानवर बोल दिया। और अगर इंग्लिश में बोल दो है ना, यू आर एन एनिमल, तो उसे लगेगा एनिमल है तो सही ना यार। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बस हिंदी में जानवर बोल दिया जाए हम लोगों को, हम एनिमल ही हैं। एनिमल किंगडम का ही पार्ट है हम लोग। बस नर्वस सिस्टम में इसी को फील कर जाते हैं बुरा या अच्छा। तो बेटा प्लांट एनिमल और कोई बताओ, और भी नाम कोई? हाँ, प्रोटिस्टा। हाँ तो ये चार होते हैं एक्चुअली में भाई साहब। जब आपने फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा, तो पांच किंगडम पढ़े। एक, अरे यार एक तो थोड़ी घुमा के नहीं बोलनी दे रहे हैं, लोग को चैन नहीं है। ब्याह शादी कर रहे हो तो चुपचाप कर लो ना, इतना क्यों पोल से नोट बना रहे हो यार। तो देखिए, एक आपका मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई या फंगाई, एक प्लांट, प्लांट बोल देते हैं प्लेंटिवो, एक एनिमेलिया या एनिमिक्स, है ना। तो बस एक मोनेरा, मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। उनको छोड़कर बाकी के सारे चारों फिंगर कैरियोट। समझ रहे हो ना आप? यानी देख लो, आप भी यूकेरियोट हैं और वो जो फंगस लग जाता है वो भी यूकेरियोट है। आज की दुनिया में ये बहुत है, शो ऑफ बहुत है ज्यादा। लेकिन वही है ना, दुनिया से विशिष्ट होती है ज्यादा चमक दमक और शो ऑफ की बजाय आप भी पुण्य कर दो यार कुछ, या है ना, लड़का लड़की के लिए काम आएगा वो आगे, या मतलब रखा रह दो उन्हीं के नाम से कर दो कि भाई तुम लोगों के काम आएगा। ज्यादा इतनी शानो शौकत में ऐसी ऐसी शादियां होती हैं बेटा, ड्रोन उड़ते रहते हैं, मतलब अपनी औकात से भी ज्यादा लोग बाग ऐसे दिखा के ना, कि दिखाना बहुत है, बहुत खर्चा होता है। सिंपल वो करो आप आराम से। हाँ बहुत घूमते थे, केवल चमक दमक, गरीब के लिए कुछ नहीं करेंगे। चलिए खैर, तो बेटा ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट हो गए। ये टॉपिक था एक एक दिन का लेक्चर था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो इसीलिए डिटेल में हमने उसके डिफरेंस पढ़े। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल पर जाते हैं। लिख लिया आपने? आए, लिख दे जल्दी। देख तू पड़ोसी की बातों में रहेगी इसीलिए लिख पाई। अरे एक छोटी सी बच्ची है। हाँ, लिख रही है। ठीक है, तो एक काम किया कर, तो देख ऊपर उस पर डेस्क पे लिखा करो। आगे को चेयर कर, अपनी चेयर को आगे खींच। हाँ, ज्यादा पीछे मत करके बैठा करो, आगे को खींचा करो। आगे कर अपनी चेयर। इससे तुम्हारी पीठ में बेटा दर्द की शिकायत बन जाएगी अभी से। ये जो तुम ऐसे झुक के अपने पैरों पे रख के जो लिखते हो ना, बैग वैग रख के ऐसे सीधे इस पे रखा रखा करो। उसी हिसाब से पोजीशन पे बनी हुई है डेस्क बेटा तुम्हारी। सीट और डेस्क की पोजीशन उस हिसाब से है कि जो किसी को बैठने में कंफर्टेबल लिख सके। ये बहुत मैटर करता है, बॉडी का जो पोस्चर है हमारा। आप लोग ध्यान देना, और अपनी मम्मी लोगों को भी ये बताना, जो घरों में ये जो काम करते हैं ना। लेकिन आज की डेट में महिलाओं की दिक्कतें बहुत ज्यादा
जो बैठ करके जैसे ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं ना, ओंकड़ू बैठ जाते हैं, ऐसे हम बोलते हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ सिलाई बुनाई कुछ ऐसे, या पटले से पे बैठ गए ऐसे, तो पीठ एकदम झुकी 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 ऐसे आ जाता है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, सर्वाइकल की ऐसी प्रॉब्लम जो आगे दूर नहीं होती, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार प्रॉब्लम सर्वाइकल की हो गई ना बेटा, तो कोई इलाज ही नहीं है, केवल ऑपरेशन, और ऑपरेशन बंदा कराता नहीं है। यहाँ के लंबर रीजन और सर्वाइकल रीजन दो जगह से प्रॉब्लम आती है। ऑपरेशन इसलिए नहीं कराता कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो पैरालाइज हो जाएगा पूरा, वो तो मरने से भी बदतर है, पैरालाइज हो जाएगी बॉडी, चल फिर। इसीलिए लोग वहां उसको पेन को फिर झेलते रहते हैं। कभी फिर जाएंगे थोड़ा बहुत, वो फिजियोथेरेपी करवाएंगे, कभी कुछ मसाज करवाएंगे, ठीक नहीं होते। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये अपनी थोड़ी जो बॉडी की वो है ना पोस्चर है, उसको आप एकदम सीधे चलिए, स्ट्रेट कोशिश करिए। एक तो जेनेटिकली होता है, एक तो बहुत से लोगों की आदत होती है झुक झुक के चलने की, या कुछ ऐसे है ना, कुछ के कुछ चौधरी टेढ़े होकर चलने की होती है। तो ना तो आप ज्यादा ही है ना, आप एक नॉर्मल कोशिश करिए कि हम सीधा, हमारी गर्दन पोस्चर सीधा रहे। बता रहा हूं मैं, ये बहुत मैंने अपने आसपास बहुत लोगों में देखा हुआ है, मुझे भी थोड़ी शुरुआत से हो गई थी। होता क्या था कि जैसे राइट हैंडर होते हैं ना हम लोग, तो हमारी आदत होती है इस टाइप से ऐसे लिखने की, और एक तरफ गर्दन ना ऐसे गर्दन रह जाती है, तो वो गर्दन ऐसे रहे रहे बेटा, उसकी प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी, कब से मैंने आदत डाल ली, एक जगह नहीं रहता मैं, कभी इधर को गर्दन करता हूँ, कभी उधर से देखता हूँ, है ना, अलग अलग पोस्चर। इस चीज को ध्यान रखना आप। फीमेल्स को विटामिन डी और कैल्शियम की ज्यादा दिक्कतें आती हैं आगे, और वो उनको जो हमारी माता लोग होती है ना, मम्मी वगैरह, उनको बेटा उस एज में जाके वो कभी भी फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। मैं तो झेला हुआ हूँ, मेरी मम्मी तो कितना मतलब बेचारी दवा इतना भर भर के खाती है नीचे, और इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स तक का इलाज हो गया, जो एम्स में 35-40 साल जो डायरेक्टर रहे ना, ऐसे डॉक्टर्स का भी इलाज करवा चुका मैं, दिल्ली में, फोर्टिस में, और उसमें मैक्स में, वहां के जो रिटायर बड़े बड़े डॉक्टर रिमोटोलॉजी के। तो बॉडी के जो पेन हैं, सर्वाइकल भी है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप, बॉडी के पेन ही, हाथ पैरों के दर्द ही, और वो मतलब इतना ज्यादा बेचारे, इतनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, और बीपी भी है, तो करीब 20-25 दवाइयां एक दिन में खानी है, 7-8 बार, हाँ। 10,000 महीने की तो दवाइयां दवाइयां खाती हैं, और इतने बड़े बड़े ना बेटा इंजेक्शन वगैरह, वो जिनमें इतने इतने यूनिट की विटामिन डी और उसकी कैल्शियम की इतने इतने चले लगातार, तभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, नहीं तो इतनी ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर तुरंत हो जाते, तो हड्डियां मजबूत की गई जबरदस्ती। क्या बताया डॉक्टर ने, अगर इन्होंने अपने चाइल्डहुड में, या मतलब उस समय पे दूध दूध पिया होता, या दूध के आइटम खाए हुए होते, तो दिक्कत नहीं। ये महिलाओं में बहुत कॉमन चीजें हैं, क्योंकि लड़कियां क्या सोचती हैं, लड़कियां थोड़ी दूध पीती हैं, तो भाई लोग पीते हैं, लड़के पीते हैं, हाँ। जबकि उल्टा बेटा, महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा जरूरत होती है ये न्यूट्रिशन की, ध्यान मान लेना इस बात को, ठीक है। आज से ही ये दिमाग में बिठा लेना कि आपको न्यूट्रिशन की जरूरत और ज्यादा है देन कंपैरिजन टू मेल्स, और अपनी मम्मा लोगों को समझा देना कि ये बॉडी के पोस्चर ठीक रखें, और वो उनको जबरदस्ती एक एक गिलास दूध जरूर पिलाओ अभी से जाके, तो वो बुढ़ापे में उन्हें दिक्कत नहीं होंगी बेटा, ये दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। खैर, मैं ये बात जरूर अब बोलता रहता हूँ हमेशा, अपनी वाइफ को भी बहुत बोलता हूँ, और बात यह है कि बीवी लोग सुनते कहाँ हैं, बच्चे सुन लेते हैं, बीवियां नहीं सुनती हैं। तो अब क्या पता सुनने हुई लेक्चर देखेगी वो, कभी कभी देख लेती है वो लेक्चर ऑनलाइन। तो बेचारे, बैक टू टॉपिक जाते हैं हम लोग। प्रोकैरियोट्स,
नहीं, उधर लेवलिंग हो नहीं पाएगी एक्चुअली में, कोने में नहीं बनाना चाहिए। अब बीच में बनाएंगे ना तो हमारी दोनों साइडें ओपन है ना। हाँ, हाँ वही तो, लेबलिंग में तो नाम आ जाएंगे, क्योंकि कई सारे नाम लिखे जाएंगे यहाँ पे। ये मैं एक बैक्टीरियल सेल बना रहा हूँ बेटा, प्रोकैरियोट। और एक ऐसा प्रोकैरियोट बना रहा हूँ, ना तो एनसीईआरटी में इतना अच्छा मिलेगा, जिसके अंदर सारे मसाला मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक ऐसा बर्गर जिसमें सब चीज है। अबे घनसुआ, कुछ भी समझ ले तू। वो घनसू मतलब गाली नहीं दी है मैंने। ये गाली नहीं होती, घनसू बोलना, घनसू बोल देते हैं कभी कभी, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, घनसू मतलब ऐसे ही थोड़ा घुमा घामा सा। ठीक है, पगलेट टाइप का। ये मत कह देना कहीं जाके कि सर ने हमें गाली दे दी थी। ऐसे में गाली नहीं देता बेटा। हाँ, वो क्रेजी टाइप का वर्ड है बेटा, सही कहा। तो हो रहा वाइब्रेशन सा ना, डीजे चल रहा है। अबे पीट पाट उड़ देंगे। भीड़ जब होती है ना, फिर नहीं सुनते वो लोग। ये तो अपनी धुन में सवार रहते हैं। ज्यादा बिल्कुल तो एकदम ऐसे वाइब्रेशन से है ना, कानों में कितना लगता है।
अच्छा लग रहा है कलरफुल सा। देखिए सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है वो होता है इसका कैप्सूलिया ग्लाइकोकेमिक्स। सेल एनवेलप का पार्ट है बेटा। अच्छा एक बात और है, आप ये मत सोचिएगा कि ये इतने हिस्से पर ही है। वो तो एक आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है, यानी ये पूरे पर है। समझ ना। चक्कर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये पढ़ाऊंगा आगे आपको। ये स्ट्रक्चर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये हो भी कैप्सूल वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, बिना कैप्सूल वाले। दूसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर आती है ना, वो आती है बेटा सेल वॉल। फिर क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बल्ब सा मैंने बनाया है एक जगह पे। ये हर कौन पड़ रहा है। अरे अरे अभी मत खींचे मुझसे, करो थोड़ा नाम लिख जाने दो चार है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर को ऐसे इनफोल्ड हो गई है ना। जैसे कपड़े में सलवट सी पड़ जाती है, अंदर को ऐसे इनफोल्ड हो गई है। मतलब कोई अलग से ऑर्गेनेल नहीं है, मतलब क्या विधि है, उसी की अंदर इनफोल्डिंग है। बताऊंगा मैं, डिटेल में बताऊंगा। इसको बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। मीसोसोम। ये न्यूक्लियस है इसका। न्यूक्लियस जो कि आप जानते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड वही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। ये मैंने लिखा है क्रोमेटोफार्स। चक्कर क्या है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होते नहीं है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, या कुछ ग्रीन और सल्फर बैक्टीरिया पढ़ाएंगे आगे, तो ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सारे प्रोकैरियोट में नहीं होते बेटा ये क्षमता। कुछ प्रोकैरियोट में ये क्षमता होती है कि वो फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बना सकते हैं। तो उनके पास में ये क्रोमेटोफर्स होते हैं, जो आपको ऐसे गोल्गी बॉडी जैसे लग रहे हैं, या ईआर जैसे। और इनके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन लगे ना, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। समझे आप। क्लोरोफिल नहीं होता ये। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये बड़ा सा फ्लैजिलम आपको दिखा दिया हमने। फ्लैजिला
एक से ज्यादा को कहा जाता है, फ्लैजेलम सिंगल को कहा जाता है। बेटा ये एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एक ही बनाया है। ये मत सोचना कि एक ही होगा, है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। और देखिए, ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स हैं। लेबलिंग कहाँ करें हम इनको, इधर कर देते हैं। सेल इंक्लूजन्स, ये सब पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको स्ट्रक्चर में। फिकर नोट, एनसीईआरटी में भी इनके बारे में जानकारी दे रखी। सेल इंक्लूजन्स। और भाई साहब, ये आप देख रहे हैं कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अंदर साइड में लगे हुए हैं, और मीसोसोम पे भी लगे हुए हैं। वो रेस्पिरेटरी एंजाइम से, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने को, एटीपी बनाने को, है ना, एंजाइम्स कहाँ होंगे, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो रेड रेड मैंने बना रखे हैं 70s राइबोसोम। देखना जगह भी कम पड़ गई है लिखने को, है ना। ठीक है वैसा। अब ये बन गया पूरा बैक्टीरिया। अब बना लो इसको, जो खींचना चाहे खींच लो। जो खींचना चाहे तो ये अगर लेना चाहो ले लो। और जो बना सकते हो बना लो, अच्छा सा बनाना तो अपने हाथ से सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, बना लो चुपचाप, एक 5 मिनट तक कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बनाओ जल्दी से।